तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे या देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में आपने पहले भी जान रखा है कि इनहेरिटेंस की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन कुछ टेक्निकल डेफिनेशन इस तरीके से होती है कि अगर कोई क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है, एक्वायर करता है या प्राप्त करता है तो इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को ले सकता है। प्रॉपर्टीज को लेने के लिए सी प्लस प्लस में कोड किया जाता है। कोड बहुत ही सिंपल होता है। अगर मेरे पास एक क्लास है ए और दूसरी क्लास है बी, तो अगर क्लास बी जो है क्लास ए की प्रॉपर्टीज को लेना चाहती है, यहाँ पर मैंने ब्लैंक क्लास बनाई है ताकि आपको वो क्लियर हो, कोड का कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर अगर क्लास बी जो है क्लास ए की प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करना चाहती है तो उसे ये कोड लिखना होता है। क्लास बी के सामने कोलन लगाना होगा और पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी। क्लास ए के अंदर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तीनों चीजें होती हैं। प्राइवेट को तो वो कभी ले नहीं सकता, पब्लिक और प्रोटेक्टेड को ले सकता है। तो क्लास ए के तीन हिस्से हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जिसमें से पब्लिक और प्रोटेक्टेड वाला जो हिस्सा है वो इनहेरिट किया जा सकता है। तो पब्लिक वाला जो हिस्सा है उसको लेने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा पब्लिक और जिस क्लास से लेना है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि इसको पब्लिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, यानी क्लास ए की प्रॉपर्टीज क्लास बी के पब्लिक सेक्शन में जाएगी। ध्यान देना है, क्लास ए में 3 सेक्शन है, क्लास बी में 3 सेक्शन है। तो क्लास, इस लाइन को लिखने का मतलब है कि क्लास बी जो है क्लास ए से कुछ प्रॉपर्टीज ले रहा है, इनहेरिट कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, प्राप्त कर रहा है और वो प्राप्त करके अपने पब्लिक सेक्शन में रख रहा है। यानी क्लास ए का पब्लिक डेटा क्लास बी के पब्लिक डेटा में एक्सेप्ट हो जाएगा या इंटरनली लिंक हो जाएगा या एक प्रकार से कॉपी हो जाएगा, जो स्क्रीन पर तो दिखाई नहीं देगा बट वर्क करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। सी प्लस प्लस में उसके लिए ये सिंटेक्स बना हुआ है और ये कोड है, लेकिन टेक्निकल वर्ड में उसकी डेफिनेशन होती है कि इनहेरिटेंस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट या गेट कर सकता है या ले सकता है, प्राप्त कर सकता है या इनहेरिट कर सकता है। कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। या इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस बाय विच ए क्लास कैन एक्वायर प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। ये इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है, तो जिसको हमने कोड में पहले भी देख चुके हैं। अब इनहेरिटेंस 4-5 टाइप का होता है। जैसे पहला इनहेरिटेंस, ये जो स्क्रीन पर आपको कोड दिख रहा है इसको सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है कि यहाँ पर एक क्लास है जो अपनी प्रॉपर्टी दे रही है और दूसरी क्लास है जो अपनी जो प्रॉपर्टी ले रही है। तो ध्यान में देना है कि यहाँ पर एक देने वाला है और एक लेने वाला है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में एक देने वाली क्लास होती है और एक लेने वाली क्लास होती है। जो क्लास प्रॉपर्टी देती है उसको बेस क्लास कहा जाता है। यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होती है और जो प्रॉपर्टी लेती है इसको डिराइव्ड क्लास कहा जाता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वह इनहेरिटेंस जिसमें एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास हो। ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें सिंगल इन बेस क्लास और सिंगल डिराइव्ड क्लास हो, ऐसे इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस कहा जाता है। जबकि हम अभी बात करने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में निश्चित सी बात है कि इसमें एक से अधिक होंगे, सिंगल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक और क्लास सी है और क्लास सी बी की प्रॉपर्टी लेना चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्लास ए जो है वो पेरेंट क्लास होगी जिसमें आपको इसको बेस क्लास कहा जाएगा। क्लियर है?
क्लास ए की जितनी प्रॉपर्टी है यहाँ पर अभी फिलहाल ब्लैंक है। क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज किसने एक्सेप्ट की? पब्लिक प्रॉपर्टीज क्लास बी ने एक्सेप्ट की है। क्लास बी ने इनहेरिट किया है ए की प्रॉपर्टी को। ठीक है, एक मिनट। क्लास बी ने ए की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया, यानी क्लास बी के पास ए की प्रॉपर्टी प्लस बी की प्रॉपर्टी, यानी कि ए प्लस बी दोनों की प्रॉपर्टी होगी। अब क्लास सी ने इनहेरिट कर लिया बी की प्रॉपर्टी, यानी कि क्लास बी के पास ए की प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी और सी की। क्लास सी के पास तीनों की प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? तो यहां पर ये यस भी सर। एक डिराइव्ड क्लास है। तो आपको यहाँ पर डिजाइन देख करके समझ में आ रहा होगा कि जहां पर एक बेस क्लास होती है और कई डिराइव्ड क्लास हो सकती हैं, एक से अधिक डिराइव्ड क्लास होती हैं। यहाँ पर दो डिराइव्ड क्लास हैं, बी और सी। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस नहीं है, जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाएगा इसको। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये दो लेवल तक जा रहा है, ये पहला लेवल और ये दो लेवल। तो ये टू लेवल का मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ऐसे ही और भी एक लेवल बढ़ा सकते हो, क्लास डी बनाइए, वो सी की प्रॉपर्टी ले लेगा। क्लास ई बनाइए, ऐसा कितने भी लेवल तक आप अंदर जा सकते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन इस तरीके से कही जा सकती है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस वह इनहेरिटेंस है जिसमें एक बेस क्लास और कई डिराइव्ड क्लास एक के बाद एक लेवल बाय लेवल होती हैं। इनको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। कुल मिला के ये इनहेरिटेंस का एक डायग्राम है या स्ट्रक्चर है, जिसमें एक एक को एक लेडर तरीके से या सीढ़ी के जैसा बनता है। एक का इनहेरिटेंस, एक का प्रॉपर्टी बी लेता है, बी का सी लेता है, सी का डी लेता है, डी का ई लेता है। ऐसा करते हुए जो सबसे लास्ट वाली क्लास होगी, आप ध्यान देंगे, जो सबसे लास्ट वाली क्लास होगी उसके पास सारी प्रॉपर्टीज होंगी, ए की भी होंगी, बी की भी होंगी, सी की भी होंगी और डी की भी होंगी। यानी क्लास ई जो है वो एक ऐसी क्लास होगी जिसमें ए बी सी डी सभी की प्रॉपर्टी होगी, प्लस अपनी प्रॉपर्टी तो होगी ही, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग क्लास होगी वो। इस स्ट्रक्चर में जो सबसे टॉप में क्लास होती है इसको कहा जाता है बेस क्लास, और जो सबसे नीचे जो क्लास होती है इसको कहा जाता है डिराइव्ड क्लास, और इनके बीच वाली जितनी भी क्लासेस होती है इनको कहा जाता है इंटरमीडिएट बेस क्लास। इंटरमीडिएट बेस क्लास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि क्लास सी के लिए ये बेस है, बी जो है क्लास सी के लिए बेस है, लेकिन ए के लिए डिराइव्ड है। तो इस स्ट्रक्चर में ये बी जो है वो डिराइव्ड क्लास है, और इस स्ट्रक्चर में जो बी है वो बेस क्लास है। तो ना तो ये बेस क्लास है ना ही डिराइव्ड क्लास है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट बेस क्लास कहा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको हम एक यस सर। एग्जाम्पल से देखते यस सर। हैं, प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकली इसको रन करके एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इसको आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, लिखना भी काफ़ी आसान है इसको। चलिए इसका एक प्रोग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसके लिए पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। मैंने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड किए यहाँ पर, एसटीडी और कोनियो, जो आप हमेशा करते आए हैं। ऊपर यहाँ पर मैंने कमेंट दिया था, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे तीन क्लास बनाया है मैंने, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। यहाँ पर मैं पब्लिक में लिखता हूँ, पब्लिक सेक्शन में मैंने लिखा इंट ए, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ void get।
चलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, लगे हाथ अभी प्रैक्टिस में आ जाएगा। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम ए है। ध्यान देना, ऐसा फंक्शन जिसका नाम क्लास के नेम के समान होता है, ऐसे फंक्शन को स्पेशल फंक्शन बोलते हैं। उसका काम ही होता है इसको इनिशियलाइज करना। सी में हम ऐसे करते थे, ऐसा इनिशियलाइज कर देते थे, लेकिन सी प्लस प्लस में ये अलाउड नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर लिखना होता है, इस फंक्शन के अंदर, और इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिक जैसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये कॉल हो जाता है। तो ऐसा लिखने का मतलब है कि एक वेरिएबल बनेगा ए और उसमें वैल्यू आ जाएगी 100। अब आप देखिए बी जो है वो पूरी तरीके से खाली है, सी भी पूरी तरीके से खाली है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस नहीं करता हूँ, कोई भी इनहेरिटेंस नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा? हम यहाँ पर सिंपल इसको भी स्पेस को कम कर देते हैं और इसके स्पेस को भी कम कर देते हैं, और बोलो तो ऐसा कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो क्लास बी जो है वो खाली है, क्लास सी जो है वो भी खाली है, और क्लास ए में सिर्फ ए है और उसमें 100 स्टोर है। अब मैं यहाँ पर void main बना रहा हूँ। void main में मैंने क्लियर स्क्रीन लिखा और मैंने गेट ch लिखा, और इसको हम थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं ताकि जगह बन जाए हमारे पास थोड़ा सा स्क्रीन पर। और यहाँ पर भी हम स्क्रीन पर जगह बनाने के लिए इसको ऊपर कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है, मैंने लिखा यहाँ पर ए का एक वेरिएबल बनाया, या A1 कर देता हूँ। क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है A1 स्मॉल में। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट A1 डॉट ए। आपको ध्यान देना है मेन वाले में, ये वाले में A1 बनाया, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बनाया है A1, और इसके अंदर एक वेरिएबल है A और उसमें स्टोर है 100। तो यहाँ पर जब मैं सी आउट में A1 डॉट ए करूंगा तो निश्चित सी बात है मुझे आउटपुट में 100 मिलेगा। चूंकि ये पब्लिक है इसलिए मेन से डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है। तो इसको रन करते हैं हम। आपको यहाँ पर आउटपुट में 100 दिखाई दे रहा है जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि क्लास बी जो है वो ब्लैंक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए के बदले बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी का ऑब्जेक्ट A1 हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। अगर A1 बी का ऑब्जेक्ट है तो निश्चित सी बात है बी के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो मैं अगर सी आउट A1 डॉट ए करूंगा तो निश्चित सी बात है इस लाइन पर एरर आएगा, क्योंकि बी के अंदर ए नाम का कोई चीज है ही नहीं। मैं यहाँ रन करा रहा हूँ, एरर आ गया और बोल रहा है ए इज नॉट ए मेंबर ऑफ बी। बी के अंदर ए नाम का कोई भी चीज नहीं है, जिसको मैं प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा था, ये वाला ए। तो या तो मैं बी के अंदर ए वाला मेंबर बना दूं या यहाँ से इनहेरिट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको इनहेरिट कर लेते हैं हम लोग। तो इनहेरिट करने के लिए कोलन लिखा, पब्लिक लिखा और यहाँ पर ए लिख दिया। तो ए से ये जो कैपिटल ए वाली क्लास है उसके अंदर जो मेंबर थे स्मॉल ए और 100 वैल्यू, वो बी में इनहेरिट हो जाएंगी। क्लियर है? अब ये कोड रन करने लगेगा और 100 आउटपुट आएगा, और 100 ना देख करके मैं इसको 20 कर देता हूं। अब देखिए ये 20 कहां से आ रहा है? ए से, जबकि ए से वो किस में गया? बी में गया, और जबकि बी यहाँ पर ब्लैंक है। फिर भी बी के ऑब्जेक्ट से आप देखेंगे कि यहाँ पर बी के ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ और 20 को प्रिंट करा रहा हूँ। इसका मतलब ए की वैल्यू बी में चले गई है। अब अगर मैं यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, इसके बी के बदले सी ले लेता हूँ, अब आप देखेंगे कि सी का एक ऑब्जेक्ट बना A1, और A1 उसका नाम रख सकते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। सी A1 के लिए हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं ए को, और
सी के अंदर आप देखेंगे सी के अंदर कुछ भी नहीं है, सी के अंदर ब्लैंक है। तो क्या जब सी के अंदर ब्लैंक होने पर मैं सी के ऑब्जेक्ट A1 से इसको प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, एरर आएगा। हम यहाँ पर रन करा के देखते हैं और ये आपका एरर जनरेट कर रहा है और बोलेगा ए इज नॉट ए मेंबर ऑफ सी। सी के अंदर ए नाम का कोई चीज नहीं है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको ए से ले लूं या बी से ले लूं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि बी भी ब्लैंक है, बी के अंदर यहाँ पर ब्लैंक है, लेकिन बी ने ए से कुछ चीज इनहेरिट किया है। तो भले ही कोड में ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर ए से आई हुई कुछ कंटेंट्स हैं। तो अगर मैं इनहेरिट करता हूं यहाँ पर बी को, यहाँ पर मैंने इनहेरिट किया बी को, तो ध्यान से देखिए कि बी ब्लैंक होने के बावजूद उसके अंदर ए के कंटेंट हैं और उसने उस कंटेंट को सी को दिया है। और वो कंटेंट क्या है? वो कंटेंट है ए, स्मॉल ए, जिसकी वैल्यू 20 है, जिसको मैं चेंज करता हूँ 30 में। तो आप देखेंगे कि ये जो 30 वाली वैल्यू है पहले बी में जा रही है और बी की वैल्यू फिर सी में जा रही है, और सी का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और सी के ऑब्जेक्ट से यहाँ पर प्रिंट कराया जा रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है और आउटपुट में 30 आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर भी ये इनहेरिटेंस ही है, बस इनहेरिटेंस का लिंक बनाया गया है, ए बी से लिंक बन रहा है, बी सी से लिंक बन रहा है। तो जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार होता है कि एक अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे लेवल को देता है, तीसरा चौथे लेवल को देता है, लेवल बाय लेवल अगर इनहेरिट हो रहा है तो इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। इस इनहेरिटेंस में सी क्लास जो है वो डायरेक्ट ए से नहीं लेगी। अगर वैसा लेती है तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ना होकर के दूसरा इनहेरिटेंस होगा, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आशा है कि आपको ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस विथ एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि मैंने ब्लैंक क्लास बनाई थी तो वो इसका यस कंसेप्ट सर। और जल्दी क्लियर होता है। किसी को कुछ डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो फंक्शन बना हुआ है इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और ये हम अगली क्लास आगे दूसरे तीसरे यूनिट में पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्टर को आपको एक बार एग्जाम पे क्लियर भी होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एग्जाम्पल क्लियर होगा, हमने लास्ट क्लास में किया था इसलिए। और यहाँ पर आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। किसी को और कुछ पूछना है?